हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गडअप कॉम्पिटिटिव क्लास से अरुण सर। तो फटाफट लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे आप लोग, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है और फटाफट लाइक कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी, आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने शेयर अपने ग्रुप में, और अधिक से अधिक भाग लें ऑनलाइन क्लासेज में। जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा एनटीपीसी, रेलवे, एमटीएस, एसएससी और आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। जो कतई जहर वाले सवाल है सभी मस्ट 40 मस्ट क्वेश्चन, जो आपका स्टैटिस जीके करंट अफेयर सभी मस्ट आपका है। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोलता है? जी, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। सवाल क्या हो रहा है आपका? किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई? ये आपका सवाल है। आपका किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? ये आपका सवाल है। तो आपका आंसर हुआ 44वें संविधान संशोधन 1978। जी बिल्कुल याद रखें, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका लोकसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान में आपका 6 वर्ष जो था उसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। जी मोस्ट याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर सवाल पर। शुरू से अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आज का मोस्ट 40 क्वेश्चन कैसा लगा। जरूर बता देंगे आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद, जरूर बताएंगे आप लोग। और अधिक से अधिक शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में, ताकि आपका अधिक से अधिक भाग ले ऑनलाइन क्लासेज में। जी बिल्कुल। तो मैं जल्द ही आप लोग के ऑनलाइन क्लासेज लेकर आऊँगा, क्योंकि जो आपका मैसेज आ चुका है हमारे जो यूट्यूब चैनल की तरफ से लाइव क्लास चलाने के लिए, तो जल्द ही अब शुरू किया जाएगा आपका वीडियो लाइव क्लासेस। आपके बीच में आऊँगा मैं और धमाका के साथ आऊँगा, स्टैटिस जीके करंट अफेयर के साथ आऊँगा। और तो इसी तरह पे शेयर करते रहें अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में। और दोस्तों 22/2/2021 को, यानी 22/2/2021 से आपका न्यू बैच जो स्टार्ट होने वाला है, जो 11:30 बजे से ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेज गो ऑफलाइन क्लासेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो द्विवेदी पुस्तक मकान में जो आपका चलता है ऑफलाइन क्लासेज, तो उसमें आप भाग ले सकते हैं। ज़बरदस्त आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे सभी एग्ज़ाम के लिए, आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कराई जाती है, जो ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का दूसरा सवाल क्या बोलता है? दूसरा सवाल क्या बोलता है आपका? हॉर्मुज जल संधि अलग करती है किन दो देशों को? ये सवाल आपका। हॉर्मुज जल संधि अलग करती है किन दो देशों को? तो बहरीन और कतर। जी बिल्कुल याद रखें, बहरीन और कतर। जी बिल्कुल याद रखें, हॉर्मुज जल संधि अलग करती है बहरीन और कतर। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल क्या है कि तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? जी, कौन सी झील बनाती है? ये आपका सवाल है। तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, कौन सी झील बनाती है? ये आपका सवाल पूछेगा। तो आपका आंसर होगा विक्टोरिया झील। जी बिल्कुल याद रखें, विक्टोरिया झील बिल्कुल याद रखें। इस तरह से जो आपका तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जी वास्ट है बिल्कुल। तो अभी पूछिए सवाल, एक विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। ये भी याद रखें, मस्ट है सवाल। चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह, और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है जी ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से, आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है। जी बिल्कुल बने रहेंगे शुरू से अंत तक, और बीच में कहीं जाएंगे नहीं आप लोग। और कलम और कॉपी साथ में रखें, नोट करते जाएंगे, क्योंकि सभी मस्ट है। जो नेक्स्ट आपका एग्जाम होगा उसके लिए VVI सवाल बनाया गया है। चौथे नंबर सवाल क्या बोलता है? स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप समान से घट जाता है, यानी कहने मतलब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाने पर जो आपका जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? ये आपका सवाल है। यानी समान ताप से अगर टेम्परेचर किसी व्यक्ति का घट जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो हाइपोथर्मिया। जी बिल्कुल याद रखें,
हाइपोथर्मिया बोलते हैं। बिल्कुल याद रखिए इस तरह से, जो आपका हाइपोथर्मिया कहा जाता है, जो मानव शरीर का ताप समान से घट जाता है। जी बिल्कुल, आपको मालूम होगा कि मानव शरीर का टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 310 केल्विन होता है। जी बिल्कुल, तो याद रखेंगे इस तरह। चलते नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल क्या हो रहा है आपका? जी 5वां सवाल क्या हो रहा है कि आपका बने रहेंगे इसी तरह शुरू से अंत तक आप लोग। 5वां सवाल, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा में चुनकर जाता है? जी बिल्कुल, ये सवाल आपका, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा में चुनकर आता है, ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल याद रखें, तो आपका आंसर होगा, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा में चुनकर आता है? तो बिल्कुल याद रखें 1/3 होगा। जी बिल्कुल याद रखें 1/3 विधान परिषद की कुल, जी बिल्कुल, संख्या का। तो आपको मालूम होगा विधान परिषद, जी बिल्कुल याद रखें विधान परिषद जो आपका जो विधान परिषद याद रखें, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग, तो 1/3 भाग विधानसभा में चुनकर आते हैं। बिल्कुल, अगर आपसे पूछ दे कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितना भाग, तो 1/6 भाग। बिल्कुल, विधान परिषद में आपका विधान परिषद में आपका राज्यपाल द्वारा कितना जो आपका मनोनीत किया जाता है, तो 1/6 भाग। बिल्कुल याद रखेंगे। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें। और विधान परिषद की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, और विधान परिषद जी बिल्कुल याद रखें, विधान परिषद का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह से। सवाल एक मोस्ट है, याद रखिए, सवाल पूछता है कि इसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, तो विधान परिषद को। जी बिल्कुल याद रखें, जो आपको पूछा है सवाल, कौन सी जो है आपका जिसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, तो विधान परिषद को। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह से। आपका जो विधानमंडल का उच्च सदन बोलते हैं विधान परिषद को, जिस तरह आपका संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है, ठीक उसी तरह विधानमंडल का उच्च सदन जो होता है आपका, वो आपका विधान परिषद होता है। इस तरह याद रखें, जो आपका एग्जाम में पूछता है। बिल्कुल, और और क्या पूछे आपका सवाल, जो अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश ने प्रस्ताव जो लाया है आपका विधान परिषद को समाप्त करने के लिए। जी बिल्कुल, इस तरह से याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर। 6ठा नंबर सवाल क्या है आपका? श्रीलंका ने स्वतंत्रता प्राप्त कब की? थोड़ा सा यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ आपका, तो इसको पढ़ लेंगे। श्रीलंका ने स्वतंत्रता प्राप्त कब की, ये आपका सवाल है। जी, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, ये आपका सवाल है। तो याद रखें 4 फरवरी 1900, जी बिल्कुल याद रखें 1948। बिल्कुल याद रखें 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका जो आपका स्वतंत्र हुआ था। बिल्कुल याद रखें। और पूछे सवाल आपका, दम्बुल्ला का स्वर्ण मंदिर किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका में। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका घास के मैदान को पटाना बोलते हैं। बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल क्या आपका बोल रहा है कि 13 ताली लोक नृत्य है किस राज्य का? बिल्कुल याद रखें 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य का? तो आपका राजस्थान। जी बिल्कुल याद रखें, घूमर पूछेगा आपका किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राजस्थान। 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य का? तो राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल क्या हो रहा है आपका कि प्रस्तावना में वर्णित शब्द वी द पीपुल कहाँ से ग्रहण किया गया है, ये आपका सवाल है। प्रस्तावना में, हमारे सिद्धांत के प्रस्तावना में जो आपका वर्णित शब्द है पीपुल वी द पीपुल कहाँ से ग्रहण किया गया, ये आपका सवाल है। तो याद रखें आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से। जी बिल्कुल याद रखें, यानी UNO के चार्टर से आपका लिया गया है वी द पीपुल, हम भारत के लोग, जो हमारे प्रस्तावना में उल्लेख किया गया। जी बिल्कुल याद रखें, जो आपको लिया गया UNO के चार्टर से लिया गया आपका वी द पीपुल, जो हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया है। और प्रस्तावना पूछे हमारे सिद्धांत में कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है,
तो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। 9वां सवाल क्या है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी बिल्कुल याद रखें। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपका सवाल है। जी मस्ट है सभी सवाल, शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो आपका आंसर हुआ इसका स्वामी सजानंद। जी बिल्कुल याद रखें, स्वामी सजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका, आसियान दिवस कब मनाया जाता है? जी बिल्कुल याद रखें, आसियान दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को मनाया जाता है आसियान दिवस। जी बिल्कुल याद रखें। और पूछे आपका आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में हुई थी। बिल्कुल याद रखिए। जो मालूम होगा आपको 10 देश शामिल है आसियान में। जी पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था आसियान का, वो 23 से 24 फरवरी 1976 को इंडोनेशिया में हुआ था। और 2020 क्या पूछा, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वियतनाम के हनोई में। जी बिल्कुल इस तरह याद रखिए। चलते नेक्स्ट का 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या कि लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? जी बिल्कुल याद रखिए, लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेपेटोलॉजी। जी बिल्कुल, हेपेटोलॉजी आपका लीवर का अध्ययन कहलाता है। जी बिल्कुल याद रखें। लीवर जो यकृत बोलते हैं, जिगर बोलते हैं लीवर को, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी ग्रंथि। जी बिल्कुल। तो आपका लीवर मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो अग्नाशय है। बिल्कुल याद रखें। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग पूछेगा तो आपका त्वचा हो जाएगा। बिल्कुल। चलते नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। और अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है जो आपका ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लास की ओर से आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लास पर नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। जी आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में, ताकि ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस में भाग ले। ऑनलाइन क्लासेस में जो ज़बरदस्त आपका करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले जो दिया जाता है, जो बाबा का पिटारा मिलता है आपको। जी सभी कतई जहर वाले सवाल रहते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम होगा एनटीपीसी आपका जो एग्जाम चल रहा है, और आपका एसएससी एमटीएस और आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए कतई जहर वाले सवाल बनाए गए हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, बीच में कहीं जाएंगे नहीं आप लोग। और कलम और कॉपी साथ रहेंगे, नोट करते जाएंगे, उसको RNR कर लेंगे, रीड एंड रिविजन कर लेंगे। तो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। जी मेरे दोस्तों, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। चलते हैं 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या बोला कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लाइफ साइंस कहाँ में है? बिल्कुल, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ में अवस्थित है, ये आपका सवाल है। तो याद रखें भुवनेश्वर। जी बिल्कुल याद रखें, भुवनेश्वर आपका अवस्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। जी जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। जी बिल्कुल, उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर से पहले कहाँ थी? तो कटक। ये भी याद रखें, सवाल पूछता है कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से पहले कहाँ थी? तो कटक। बिल्कुल याद रखें, कटक जो महानदी किनारे अवस्थित है। जी मस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है सभी। तो 13वें सवाल क्या बोलता है कि कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखें आंसर होगा तमिलनाडु। जी बिल्कुल याद रखें, तमिलनाडु में अवस्थित है आपका कुंडा जल विद्युत परियोजना, कुंडे नदी पर अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल क्या बोलता है कि चचाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये आपका सवाल है। चचाई जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखें आपका मध्य प्रदेश में। जी मामा की नगरी मध्य प्रदेश, दिल, जी भारत का दिल बोलते हैं मध्य प्रदेश को। जी बिल्कुल याद रखें, चचाई जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है, जो बीहड़ा नदी पर है। जो आपका बीहड़ा नदी पर अवस्थित है चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 15वें नंबर सवाल पर। जी 15वां सवाल क्या बोलता है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम क्या है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो हुंड्रू जलप्रपात। जी बिल्कुल याद रखें, हुंड्रू आपका जलप्रपात है, जो आपका झारखंड में स्थित है। जी बिल्कुल, जो स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात। तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात, याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट। और आपको मालूम भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका कुंचिकल जलप्रपात हो गया है, जो आपका बराही नदी पर अवस्थित है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। जी बिल्कुल। और आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो वेनेजुएला में स्थित है। जी वेनेजुएला में अवस्थित है आपका, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर।
सॉरी 16वें नंबर सवाल पर 16वां सवाल क्या बोलता है कि जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देता है वह कहलाता है। जी बिल्कुल, जिस दर से आपका बैंक आरबीआई को ऋण देता है वह कहलाता है आपका रिवर्स रेपो दर। जी बिल्कुल याद रखें, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, जिसको रिवर्स आपका रेपो रेट कहा जाता है, जिस तरह से बैंक आरबीआई को ऋण देता है। चलते हैं नेक्स्ट आपका, और आरबीआई का भी पूछिए वर्तमान में कौन सी आपका गवर्नर है, तो शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के हैं। जी बिल्कुल याद रखें, इस तरह जो आपका एग्जाम में पूछता है टपकता है। जी बिल्कुल, तो 17वें सवाल क्या बोलता है कि आपका महासागरों का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ, ये आपका सवाल है। थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ आज, जो हमारे साथी जो टाइपिंग करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आज शुद्ध मिल रहा है आपको देखने के लिए। जो लिखा हुआ प्रश्न महासागरों का निर्माण जो हुआ है कौन सी चट्टानों से हुआ है, तो आपका आंसर होगा बेसाल्ट चट्टानों से। जी बिल्कुल, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ महासागरों का निर्माण हुआ है। जी बिल्कुल याद रखें, जो विश्व में कितने महासागर है, तो 5 महासागर है, आपको मालूम होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या बोलता है आपका कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां जो वर्णित है कौन सी अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपका अनुच्छेद याद रखें जो आर्टिकल्स बोलता है 149। जी बिल्कुल याद रखें, 149 में वर्णन किया गया आपका भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, जो अभी कैग जिसको बोलते हैं, कैग जो अब हमारा इस संविधान में जो जोड़ा गया वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया कैग की नियुक्ति बिल्कुल याद रखें। और अभी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, गिरीश चंद्र मुर्मू जो 14वें नंबर के हैं। बिल्कुल याद रखें, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछता है। जो आपका इसके पहले वो गिरीश चंद्र मुर्मू जो आपका जम्मू कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें। और कैग पूछिए अनुच्छेद कितना में, तो 148। अब कैग की जो शक्तियाँ दी गई है वो अनुच्छेद 149। तो चलते नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल क्या बोल रहा है आपका, 19वां सवाल की शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है, ये आपका सवाल है। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है, तो याद रखें अमेरिका का। जी बिल्कुल मोस्ट है, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है, तो अमेरिका। चलते नेक्स्ट 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल क्या बोल रहा है आपका, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया। जी, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में आपका शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जी बिल्कुल याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश, यानी भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल याद रखें। और क्या पूछे आपका सवाल की भाषा के आधार पर गठित उन्होंने भारत का पहला राज्य, तो आंध्र प्रदेश। या पूछे सवाल आंध्र प्रदेश को किसके आधार पर गठित किया गया था, तो भाषा के आधार पर। चलते नेक्स्ट 21वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, और इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज का सवाल मोस्ट 40 कैसा लगा, जरूर बताएंगे आप लोग। और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लास पर नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। जी बिल्कुल, 21वें नंबर सवाल, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई है, ये आपका सवाल है। जी, भारत में शून्य आधारित जो बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में आपका लागू की गई है, ये आपका सवाल है। तो याद रखें 7वीं पंचवर्षीय योजना। जी बिल्कुल याद रखें, 7वीं आपका पंचवर्षीय योजना में लागू की गई है शून्य आधारित बजट। बिल्कुल, चलते नेक्स्ट 22वें नंबर सवाल पर। और आपको मालूम है पंचवर्षीय योजना पूछे किस देश के सिद्धांत से लिया गया है, तो रूस के सिद्धांत से लिया गया है। जी बिल्कुल। और जो आपका 12 पंचवर्षीय योजना 12वीं पूछे पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब से कब, तो 12 से 17, 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। जी बिल्कुल। और चलते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया,
ये आपका सवाल है जी, कतई जर वाले सवाल है, मोस्ट है आपका सभी 40 जो मिलेगा। जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, उसमें आपको टपकेगा छपेगा आपको, तो इसलिए बने रहेंगे शुरू से अंत तक बाबा के पिटारा में। तो 22वें सवाल, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया, ये आपका सवाल है। तो याद रखें आंसर होगा आपका 2005, बिल्कुल याद रखें, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम। चलते हैं नेक्स्ट आपका 23वें नंबर सवाल पर। 23वां सवाल क्या हो रहा है कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर जी, एक अच्छे सवाल है, बढ़िया सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। और अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है, और सभी मास्ट कतई जहर वाले जी बिल्कुल नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें टपकेगा छपेगा आपको। तो आपका सवाल मैंने पूछा अभी, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्र जो था आपका, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जो व्यक्ति थे वो महबूब उल हक जी, बिल्कुल याद रखें, आपका आंसर होगा महबूब उल हक जी, बिल्कुल याद रखें, जो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किया जी, बिल्कुल याद रखें जी, बिल्कुल बढ़िया सवाल। जो आपको 1990 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था, ये भी याद रखें। और आपका पूछा सवाल की जो इसका जो प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो EUNDP बोलते हैं, EUNDP के द्वारा आपका प्रकाशित किया जाता है मानव विकास सूचकांक। जो भारत का स्थान पूछिए 2020 में, यानी अभी वर्तमान में 131वां स्थान है भारत का मानव विकास सूचकांक में, जो 129 से 131वां हो गया। और प्रथम स्थान जो आपका वो नॉर्वे का है जी, बिल्कुल याद रखें। और एक मोस्ट याद रखें, मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान जो होता है 1.0 तक हो सकता है जी, बिल्कुल याद रखें। जो मोस्ट है सभी से आपका सवाल पूछते रहता है जी, बिल्कुल। तो इस तरह याद रखें। और मानव विकास सूचकांक जो जारी होता है, यानी जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है, तीन चीज़ें शामिल जो किया जाता है उसके आधार पर मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय, बिल्कुल तीनों याद रखें, सवाल पूछता है आपका। चलते हैं नेक्स्ट 24वें नंबर सवाल पर। 24वां सवाल बोल रहा है कि एक आदर्श तरल की श्यानता होती है, ये आपका सवाल है। एक आदर्श तरल की श्यानता जो होती है वो आपका शून्य होती है जी, बिल्कुल याद रखें। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, तो शून्य होती है। चलते हैं नेक्स्ट 25वें नंबर सवाल पर। 25वां सवाल क्या बोल रहा है कि पेड़ पौधों की शाखाओं, तने एवं पत्तियों तक जल आवश्यक लवण पहुंचते हैं किसके द्वारा, ये आपका सवाल है जी। एक जो आपका पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल आवश्यक लवण पहुंचते हैं किसके द्वारा, तो कैसिक तत्व के क्रियाकरण जी, बिल्कुल याद है। केशिकत्व क्रियाकरण आपको पेड़ पौधों की शाखाओं में जो पहुंचता है जल, बिल्कुल याद रखें इस तरह से। और लालटेन की बत्ती जो आपका तेल ऊपर चढ़ता है वो आपका कैपिलरी क्रिया जिसको बोलते हैं, केशिकत्व क्रिया बोलते हैं, वो भी सवाल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 26वें नंबर सवाल पर। 26वां सवाल क्या बोला कि पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक क्या होता है, ये सवाल आपका है 26 नंबर का। पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर होता है जी, बिल्कुल याद रखें, न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 27वें नंबर सवाल पर। 27वां सवाल का कि एक बार बराबर कितना पास्कल, ये आपका सवाल है। एक बार बराबर कितना पास्कल, तो 10⁵ याद रखें, आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है जी, बिल्कुल 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका एक बार बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट आपका वायुमंडलीय दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो बार होता है, बिल्कुल याद रखें। वायुमंडलीय दाब का ऐसे मात्रक तो बार, और वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है, बिल्कुल इस तरह याद रखें। नेक्स्ट क्या आपका सवाल बोल रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है,
ये आपका सवाल है, तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। और अभी तक जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे। जी बिल्कुल, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत सेल याद रखें आपका बदलता है। जी बिल्कुल, विद्युत सेल। और पूछिए, इसी टाइप का सवाल पूछते रहता है आपको। जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनामो। और आपका पूछिए सवाल कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो माइक्रोफोन। और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सोलर सेल। जी बिल्कुल याद रखें, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में तो सितार। तो इस तरह याद रखें, जो आपका सवाल था रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत सेल। चलते हैं नेक्स्ट 29वें नंबर सवाल पर। 29वां सवाल क्या हो रहा है आपका? 29वां सवाल, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? जी, ये आपका सवाल है, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? ये आपका सवाल है, तो जल्दी से बता देंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे द्रव पढ़ेंगे, थोड़ा सा मिक्स हुआ है आपका। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना जो कहलाता है आपका, वो आंसर होगा संघनन। जी बिल्कुल याद रखें, संघनन कहलाता है। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 30वें नंबर सवाल पर। 30वां सवाल क्या बोला कि व्यपगत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी बिल्कुल, व्यपगत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको आंसर मालूम होगा कि लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल याद रखें, लॉर्ड डलहौजी याद रखें। जो व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, राज हड़प नीति बोलते हैं, तो याद रखें कौन सी आपका जो वायसराय जो था ब्रिटिश इंडियन वायसराय, तो आपका लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल याद रखें। और लॉर्ड डलहौजी के समय में आपका डाक टिकट जारी किया गया था 1854 में। जी बिल्कुल याद रखें। और रेलगाड़ी जो चलाया गया था जो आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में। जी बिल्कुल, ये भी याद रखें, सवाल आपका पूछते रहता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कौन सी सवाल? टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? तो याद रखें, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। जी बिल्कुल याद रखें, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। जी बिल्कुल, 1799। और इनके हैदर अली जो पिता थे, उनकी मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई थी। तो इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 32वें नंबर सवाल पर। 32वां सवाल, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ये आपका सवाल है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1731 ईस्वी। बिल्कुल याद रखें, 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और पूछिए सवाल आपका, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1664। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1498। और पूछिए सवाल आपका, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1616। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह से। और आपका पूछिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1602। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 ईस्वी। बिल्कुल इस तरह याद रखें, जो आपका एग्जाम में पूछता है, टपकता है। बिल्कुल। चलते हैं 33वें नंबर सवाल पर। 33वां सवाल क्या बोला कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये आपका सवाल है। जी बता देंगे सभी को मिलकर जल्दी से फटाफट, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये आपका सवाल है। जी बता देंगे सभी को मिलकर, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये आपका सवाल है। तो याद रखें 1707। जी बिल्कुल याद रखें, 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था साहू एवं ताराबाई के बीच। बिल्कुल, खेड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें साहू की विजय हुई थी। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में हुई थी, जो आपका जिसमें साहू की विजय हुई थी। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 1707 ईस्वी में। चलते नेक्स्ट आपका 34वें नंबर सवाल पर। 34वां सवाल क्या कि 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने किया? ये आपका सवाल है। 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने किया? कौन सी दिल्ली सल्तनत काल का जो व्यक्ति था जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन किया था? ये आपका सवाल है। तो आंसर याद रखें, इल्तुतमिश। जी बिल्कुल याद रखें, इल्तुतमिश ने आपका 40 गुलाम सरदारों का संगठन किया था। और पूछेगा सवाल आपका कि 40 गुलाम सरदारों का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने किया था।
और इक्ता प्रणाली कौन चलाया? तो इल्तुतमिश। बिल्कुल याद रखें। जो आपका पूछेगा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश, या गुलामों का गुलाम किसको बोलते हैं? तो इल्तुतमिश को बोलते हैं। बिल्कुल याद रखें। गुलाम वंश के संस्थापक जो आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, ममलुक वंश। बिल्कुल याद रखें। ये सवाल पूछता है आपका, जिसको दास वंश भी बोलते हैं, जो आपका स्थापना किया गया वो कुतुबुद्दीन ऐबक का। जी, गुलामों का गुलाम किसको बोलते हैं? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 35वें नंबर सवाल पर। 35वां सवाल क्या होगा कि जमैत खाना मस्जिद, जी बिल्कुल, जमैत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, जो दिल्ली सल्तनत काल का कौन सा जो व्यक्ति था जो जमैत ए खाना का निर्माण करवाया था? जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। आप लोग मात्र 5 क्वेश्चन और बचा है, तो बने रहेंगे, बीच में कहीं जाएंगे नहीं आप लोग। और कलम और कॉपी साथ रखेंगे डेली, इसी तरह डेली रखेंगे कॉपी और कलम साथ में और नोट करते जाएंगे। तो आपका जमैत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल याद रखें, अलाउद्दीन खिलजी ने जो आपका स्थापना के निर्माण किया जमैत खाना मस्जिद का। और पूछिए सवाल आपका, अलाई दरवाज़ा, श्री का किला, हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल याद रखें। जो द्वितीय सिकंदर, अपने आप को द्वितीय सिकंदर, तो अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल ने जो कहा करता था, याद रखेंगे द्वितीय सिकंदर किसको बोलते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी को। और घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये सभी सवाल मोस्ट है, आपको पूछते रहता है एग्जाम में, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 36वें नंबर सवाल पर। 36वां सवाल क्या बोला कि त्रिभुवन नारायण मंदिर स्थित है कहाँ में? त्रिभुवन नारायण मंदिर स्थित है तो आपका राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। जी बिल्कुल याद रखें, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आपका अवस्थित है त्रिभुवन नारायण मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट 37वें नंबर सवाल पर। 37वां सवाल क्या बोला आपका, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया था? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे, सभी बताया हुआ सवाल है। सवाल आपका है, जी बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया था? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें, एपियानस। बिल्कुल याद रखें, एपियानस ने आपका वर्णन किया था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच का युद्ध का वर्णन। और पूछिए सवाल आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो कौटिल्य। बिल्कुल याद रखें इस तरह से, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो कौटिल्य। और आपको मालूम होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिंदुसार। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक। तो इस तरह याद रखेंगे। तो यहाँ पे सवाल आपका जो वर्णन किया गया था एपियानस के द्वारा। पूछिए सवाल, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में दिए थे? तो 500 हाथी। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सरनबेलगोला में आपका उपवास के द्वारा हुई थी। मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य का जो 1998 ईस्वी में। बिल्कुल। और चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक पूछेगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो आपका संस्थापक था मौर्य वंश का। जी बिल्कुल याद रखें। तो और एक सवाल और याद रखें, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो आपका जैन धर्म की दीक्षा ली थी, तो गुरु एक जैनी था, जैनी गुरु भद्रबाहु से दीक्षा ली थी, याद रखें। और चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में नामक स्थान पर आपका बिताया था। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह से। जो आपका एक अच्छे सवाल है, बढ़िया सवाल है, याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 38वें नंबर सवाल पर। 38वां सवाल क्या है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। अच्छे सवाल है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ये आपका सवाल है। तो याद रखें, आपका आंसर हुआ समुद्रगुप्त। जी बिल्कुल याद रखें, आपका समुद्रगुप्त जो था
जो गुप्त वंश का शासक था, जो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। जी बिल्कुल, समुद्रगुप्त, जो भारत का नेपोलियन बोलते हैं समुद्रगुप्त को। और एक सवाल पूछता है जी, सवाल पूछता है कि आपका चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय उत्तराधिकारी हुआ था, जो गद्दी पर बैठा था 380 ईस्वी में बैठा था। और समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें। और आपका पूछिए सवाल कि कौन सा एक जो गुप्त शासक था जो संगीत प्रेमी था, और उनके अनुमान उसके सिक्के पर उसके बिना वादन करते हुए दिखाया जाने वाला लगाया गया था सिक्का, तो समुद्रगुप्त। जी बिल्कुल, और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन। बिल्कुल, इस तरह याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 39वें सवाल पर। 39वां सवाल क्या हो रहा है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कौन सी गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम। जी बिल्कुल याद रखें, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था और ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। बिल्कुल, नालंदा विश्वविद्यालय की ध्वस्त कौन किया? तो बख्तियार खिलजी। जो आपका याद रखें, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम। बिल्कुल, जिसको बोलते हैं गोविंद गुप्त भी बोलते हैं, गोविंद गुप्त भी बोलते हैं कुमारगुप्त प्रथम को। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट सवाल है 40वां सवाल। जी 40वां सवाल क्या हो रहा है आपका कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? ये आपका सवाल है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? ये आपका सवाल एकदम लॉलीपॉप सवाल है, हलवा वाला सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो आपका आंसर हुआ 108। जी, उपनिषदों की संख्या कितनी है? कुल 108 याद रखें। और पूछा वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? तो 6। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। तो इस तरह आपका 40 मास्ट क्वेश्चन मिला। तो जरूर बता देंगे सभी को मिलकर एक बार फटाफट कि आज का 40 सवाल कैसा लगा। जरूर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, और शेयर भी कर देंगे क्लास ख़त्म होने के बाद। जी बिल्कुल, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। क्लास जो आपका डेली दिया जाता है सुबह 7 बजे, तो डेली इसी तरह बने रहेंगे सुबह में 7 बजे, जो ग्रेड कॉन्टिन्यू क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो आपका सभी मस्ट सवाल जो आपको मिलता है। तो बस इतना ही आज का, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।